अर्जुन ने ध्यान से सुना और चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां मानो किसी जादू से चित्र उकेर रही थीं। कुछ देर बाद उसने चित्र पूरा कर दिया। वीर गणराज्य में राजा सूर्य सिंह का शासन था। उनकी पुत्री राजकुमारी कर्णावती की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। समय के साथ राजकुमारी विवाह योग्य हो गई थी और रानी चंद्रावती और राजा सूर्य सिंह उसका विवाह करने की सोचने लगे। एक दिन राजा सूर्य सिंह और रानी चंद्रावती सिंहासन पर बैठे थे। तभी रानी चंद्रावती अपने पति राजा सूर्य सिंह से बोली, महाराज, हमारी पुत्री कर्णावती अब विवाह योग्य हो गई है। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी है। मुझे लगता है कि अब हमें उसका विवाह तय कर देना चाहिए। हाँ, समय कितना जल्दी बीत गया चंद्रावती। ऐसा लगता है कि जैसे मानो कल की ही बात हो जब कर्णावती मेरी गोद में खेला करती थी। और अब देखो, वो विवाह के योग्य हो गई हैं। मैं जानती हूँ कि आप अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु पुत्रियां पराया धन होती हैं। उन्हें तो एक दिन जाना ही होता है। हाँ, यह परंपरा मुझे कभी अच्छी नहीं लगती। हम अपनी पुत्री को बड़े प्यार से पालते हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं और अंत में कोई दूसरा युवक उसे ब्याह कर ले जाता है। मैं आपकी भावना समझती हूँ महाराज, परंतु मत भूलिए, मैं भी अपना घर छोड़कर आपकी पत्नी बनकर इस महल में आई थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो चंद्रावती। चिंता मत करो, मैं कर्णावती का विवाह ऐसे वीर राज्य में करूंगा जहां का राजकुमार न केवल वीर हो बल्कि सुशील और योग्य भी हो। विवाह ऐसा होगा कि इतिहास उसे याद रखेगा, देखना। कुछ देर बाद राजा सूर्य सिंह सीधे मंत्री वीर सिंह के कक्ष में जा पहुंचा। महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, आज आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। मंत्री वीर सिंह, तुम जानते हो कि कर्णावती अब विवाह के योग्य हो गई हैं। मुझे उनके लिए योग्य वर की तलाश है। महाराज, इस विषय में आप चिंता बिल्कुल ना करें। मैं ऐसे राज्य में संदेश भेजूंगा जहां के राजकुमारों की वीरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक प्रसिद्ध है महाराज। हाँ, यह सही रहेगा। हाँ। इधर राजकुमारी कर्णावती अपने कक्ष की खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही थी। तभी उसकी दासी वहां आ पहुंची। राजकुमारी, महल में आपके विवाह की चर्चा होने लगी है। महाराज आपके लिए योग्य वर की खोज कर रहे हैं। सच में? हाँ राजकुमारी। इतना बोलकर दासी वहां से चली गई और कर्णावती बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उसकी आंख लग गई, लेकिन अगले ही क्षण कर्णावती ने अपने आप को एक विचित्र महल के बाहर खड़ा पाया। वो महल सोने का बना हुआ था, जिसकी किरणें चारों ओर जगमगा रही थीं। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने कक्ष में थी, यहाँ कैसे आ गई? ये महल सोने का बना हुआ है। कितनी अद्भुत जगह है। कर्णावती धीरे धीरे महल के अंदर प्रवेश कर गई। अंदर की हर वस्तु सुनहरे प्रकाश से दमक रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। ये किसी राजकुमार की तस्वीर है, मगर चेहरा धुंधला क्यों है? वो तस्वीर को गौर से देखने लगी। तभी उसे तेज प्यास लगने लगी। मुझे बहुत प्यास लगी है। अचानक उसके हाथ में रंग बिरंगे रत्नों से जड़ा एक सुंदर पात्र प्रकट हो गया, जिसमें ठंडा शरबत भरा हुआ था। ये कहाँ से आया? कितना विचित्र महल है ये। वो प्यास बुझाने के लिए शरबत पीने लगी,
तभी उसके कंधे पर किसी का स्पर्श हुआ। कौन? उसके सामने उसकी हमशक्ल खड़ी थी, जिसने सोने के वस्त्र धारण किए थे। डरो मत, ये महल तुम्हारा है। समझ लो, मैं तुम हूँ और तुम मैं। समय नजदीक है, नियति तुम्हें बुला रही है। कर्णावती चौंक कर पीछे हट गई। तभी चारों ओर तेज प्रकाश फैलने लगा और कर्णावती की आंखें खुल गईं। कर्णावती पसीने से भीगी हुई अपने बिस्तर पर उठ बैठी। ये कैसा सपना था? ऐसा लग रहा था जैसे सब सच में हो रहा हो। और वो महल कितना रहस्यमयी था। राजकुमारी कर्णावती तेज कदमों से दौड़ती हुई अपने पिता राजा सूर्य सिंह के कक्ष में पहुंच गई। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरा भय और उत्सुकता से भरा हुआ था। पिताजी, पिताजी, मैंने एक सपना देखा। उस सपने में एक सोने का महल था। पिताजी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सपना नहीं हकीकत हो, जैसे मैं उस रहस्यमयी महल में वास्तव में मौजूद हूँ। और सबसे विचित्र बात यह है पिताजी कि मुझे अपने सपने के उस रहस्यमयी महल में जब बहुत तेजी से प्यास लगी, अगले ही पल मेरे हाथ में एक पात्र प्रकट हो गया जिसमें बड़ा ही स्वादिष्ट ठंडा शरबत भरा हुआ था। पिताजी, मैंने उस शरबत को पिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस शरबत की ठंडक मैं अपने गले में अभी भी महसूस कर रही हूँ। और मैंने उस सपने में अपनी एक हमशक्ल को भी देखा। कर्णावती, तुम सपनों को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हो? सपने तो मन की कल्पना होते हैं। क्या हम सच में आकाश में उड़ सकते हैं क्या, जैसे कभी कभी हम सपने देखते हैं? बताओ भला। परंतु पिताजी, ये सपना सामान्य नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सच में वहां गई थी। ओहो कर्णावती, ये सब तुम्हारा भ्रम है बेटा। जाओ जाओ अपने कक्ष में आराम करो, विश्राम करो। ये मात्र एक सपना है, इससे अधिक कुछ नहीं। ठीक है बेटा, जाओ। कर्णावती निराश होकर वहां से चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राजकुमारी कर्णावती अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि तभी उसने अपने आप को फिर से उसी रहस्यमयी महल में पाया। उसने देखा कि वो उस महल के दरबार में खड़ी हुई थी। उसके ठीक सामने एक सोने का सिंहासन था और उस सिंहासन पर उसकी ही हमशक्ल बैठी हुई थी। ये क्या? मैं सिंहासन पर कैसे? समय निकट है, नियति तुम्हें बुला रही है। तुम्हें इस महल में आना ही होगा। तभी तेज प्रकाश फैल गया और कर्णावती की आंख खुल गई। पसीने से भीगी हुई वो बिस्तर पर उठ बैठी। कर्णावती तुरंत अपनी माँ रानी चंद्रावती के पास पहुंच गई और सपने के बारे में बताते हुए बोली, माँ, मैंने फिर वही सपना देखा। क्या ये कोई संकेत है? पुत्री, सपने कभी कभी दोहराए जाते हैं। इसे इतनी गहराई से मत सोचो। शायद ये तुम्हारी मनस्थिति का परिणाम हो। कर्णावती वहां से चली गई। लेकिन उस दिन के बाद से राजकुमारी कर्णावती को सपने में वो रहस्यमयी महल बार बार दिखाई देने लगा और उस सपने में वो बार बार अपनी हमशक्ल को देखने लगी। राजकुमारी कर्णावती अपने सपने के बारे में अपने पिता राजा सूर्य को बताते हुए बोली, पिताजी, पहली बार जब मुझे सपना आया तब आपने कहा कि सपने तो सपने होते हैं। जब वही सपना दोबारा आया तब माँ ने भी यही कहा। लेकिन पिताजी, अब मुझे वो सपना बार बार दिखाई देने लगा है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कि वो सपना मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। राजकुमारी कर्णावती की बात सुनकर राजा सूर्य सिंह गहरी सोच में डूबते हुए बोला, तुम चिंता मत करो राजकुमारी कर्णावती। हम तुम्हारे इस सपने के रहस्य का पता अवश्य लगा कर रहेंगे। निश्चिंत रहो। इतना बोलकर राजा सूर्य सिंह सीधे राजगुरु के कक्ष में पहुंच गया और राजगुरु को सारी घटना बताने लगा।
राजा सूर्य सिंह की बात सुनकर राजगुरु गहरी सोच में डूबते हुए सूर्य सिंह से बोले, हाँ महाराज, ये कोई साधारण सपना नहीं हो सकता। मैं राजकुमारी से मिलना चाहता हूँ। कुछ ही देर में राजगुरु राजा सूर्य सिंह और रानी चंद्रावती के साथ कर्णावती के कक्ष में पहुंच गए। राजगुरु कर्णावती की ओर देखकर बोले, राजकुमारी, क्या तुम उस महल का वर्णन कर सकती हो? यदि वो महल वास्तव में है या कहीं मौजूद है, तो ये सपना किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। बताओ। हाँ राजगुरु, मैंने इसे बार बार देखा है। अब तो मुझे उसका हर कोना याद हो गया है। कर्णावती की बात सुनकर राजगुरु राजा सूर्य सिंह की ओर देखकर बोले, महाराज, हमें एक कुशल चित्रकार बुलाना होगा। यदि राजकुमारी के सपने का महल सच में इस धरती पर कहीं है, तो वो चित्र हमें संकेत देगा। राजा सूर्य सिंह अपने मंत्री वीर सिंह के पास जा पहुंचा और मंत्री को आदेश देते हुए बोला, मंत्री वीर सिंह, राज्य में ऐलान करवा दो कि जो भी कलाकार राजकुमारी कर्णावती के सपनों में देखे गए महल का सटीक चित्र बना देगा, उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इतनी मुद्राएं कि उसकी आने वाली 2 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होगी। बुलाओ। जो आदेश महाराज। कुछ देर बाद नगर के मुख्य चौक पर एक ढिंढोरची नगाड़ा बजा रहा था और आसपास भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सुनो सुनो सुनो, महाराज सूर्य सिंह का ऐलान है कि जो भी कलाकार राजकुमारी कर्णावती के स्वप्न में देखे रहस्यमयी महल का सटीक चित्र बना देगा, उसे इतना सोना दिया जाएगा, इतना सोना दिया जाएगा कि उसकी आने वाली 2 पीढ़ियां भी धन से भरपूर रहेंगी। इच्छुक चित्रकार राजमहल में शीघ्र उपस्थित हो। सुनो सुनो सुनो। कुछ ही देर में ये घोषणा पूरे वीर गणराज्य में आग की तरह फैल गई। अगले दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार दरबार में पहुंचा। उसने राजा सूर्य सिंह को प्रणाम किया और विश्वास भरी आवाज में कहा, महाराज, मैं राजकुमारी कर्णावती के स्वप्न में आए महल का चित्र हूबहू कागज पर उतार सकता हूँ। अच्छा, यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया जाएगा। चलो, राजकुमारी के कक्ष में चलो। राजा सूर्य सिंह चित्रकार को लेकर राजकुमारी कर्णावती के कक्ष में पहुंच गया। कर्णावती उत्सुकता से चित्रकार की ओर देखने लगी। हाँ, तो कर्णावती, ये चित्रकार तुम्हारे स्वप्न के महल का चित्र बनाएगा। अब तुम इसे वो सब कुछ बताओ जो तुमने अपने स्वप्न में देखा। चित्रकार, मैंने सपने में एक विशाल सोने का महल देखा। वो इतना चमकीला था कि उसकी दीवारें सूर्य की किरणों की तरह चमक रही थीं। सामने सोने का सिंहासन था जिसकी चारों ओर अद्भुत कलाकृतियां थीं। महल के भीतर प्रवेश करते ही ऐसा लगता था जैसे किसी रहस्य की दुनिया में कदम रखा हो। एक विशाल दरबार था जिसकी दीवारों पर नायाब चित्र उकेरे गए थे। बीच में एक झरना था जिसकी धाराएं सोने की तरह चमक रही थीं। हाँ राजकुमारी, आप जो कह रही हैं उसे मैं अपनी कला से कागज पर उकेर दूंगा। देखिए। चित्रकार ने तुरंत कागज पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसकी भौहें सिकुड़ती गईं। चित्रकार, जल्दी बनाओ, ये महल मेरे स्वप्न में बार बार आता है। मैं चाहती हूँ कि इसे देखूं। कुछ देर बाद चित्रकार ने कागज को देखा और फिर सिर झुका लिया। महाराज, मैंने बहुत प्रयास किया, क्षमा करें, लेकिन ये महल का चित्र जैसा होना चाहिए था वैसा बन नहीं पा रहा। ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें पूरी तरह से वर्णन कर दिया, फिर भी तुम चित्र क्यों नहीं बना पा रहे? राजकुमारी, विश्वास कीजिए,
मैं आंखें बंद करके भी किसी महल का चित्र बना सकता हूं, मगर पता नहीं कैसे ये महल मेरी कला से परे है। मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि मैं ये क्यों नहीं बना पा रहा हूं। निकल जाओ यहां से, निकलो। अरे तुम कोई चित्रकार उत्रकार नहीं हो, तुमने हमारा समय नष्ट किया, बेवकूफ कहीं के, निकलो। चित्रकार चुपचाप दरबार छोड़कर चला गया। अगले दिन एक और चित्रकार दरबार में आ पहुंचा। क्या तुम वाकई में राजकुमारी के सपने में आए महल का चित्र बना सकते हो, हैं? महाराज, मैंने बड़े बड़े महलों के चित्र बनाए हैं। राजकुमारी जैसा कहेंगी मैं वैसा ही चित्र बनाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। दूसरा चित्रकार भी राजकुमारी कर्णावती के कक्ष में चला गया और चित्र बनाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसकी भी हालत वैसी ही हो गई। हाँ? महाराज, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं भी इस महल का चित्र नहीं बना पा रहा। मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन ये महल तो मतलब समझ नहीं आ रहा, मेरी कला की पहुंच से परे है ये। अरे मैं क्या कहूं, तुम भी धोखेबाज निकले, निकलो यहां से, निकलो। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये खबर फैल गई। सैकड़ों चित्रकार महल में आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी कर्णावती के सपने का महल कागज पर नहीं उतार सका। पिताजी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? कर्णावती, ये अब एक रहस्य बन चुका है। उसी वीर गणराज्य में राज्य की सीमा से जंगल से सटे हुए एक इलाके में अर्जुन नाम का एक सुंदर युवक अपनी झोपड़ी में रहा करता था। अर्जुन भी एक चित्रकार था। अर्जुन की झोपड़ी में चारों ओर खूबसूरत चित्र बिखरे पड़े थे। अर्जुन गहरी सोच में डूबा हुआ एक नई तस्वीर बना रहा था। तभी उसका मित्र अशोक झोपड़ी में दाखिल हो गया। अरे अर्जुन, तुम तो महीनों से बाहर निकले ही नहीं। अब तुम्हें क्या पता कि इस समय राज्य में क्या हलचल मची हुई है। अशोक, ये तुम्हारे चेहरे पर इतनी जिज्ञासा क्यों झलक रही है? कुछ तो बताओ, क्या हो गया? अरे राजा सूर्य सिंह ने ऐलान करवाया है कि अगर कोई भी चित्रकार राजकुमारी कर्णावती के सपनों के महल को तस्वीर में उतार देगा ना, तो उसे इतना धन मिलेगा कि जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। 2 पीढ़ियां बैठ के मजे से खाएंगी। हाँ। क्या बात कर रहे हो? सपनों का महल? ये तो बड़ी विचित्र बात है, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम तो जानते हो अशोक, मुझे धन का कोई लालच नहीं है। तभी अशोक की नजर अचानक एक कोने में रखे सुंदर कन्या के चित्र पर पड़ी। अर्जुन, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो तुमने तो कभी राजकुमारी कर्णावती को देखा ही नहीं, तो फिर ये चित्र कैसे बनाया है? क्या? ये तो मेरी कल्पना थी। नहीं अर्जुन, ये कोई कल्पना नहीं है, ये राजकुमारी कर्णावती का ही चित्र है। हाँ। अर्जुन ये सुनकर सन्न रह गया। उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और अशोक की ओर देखा। अगर ये सच है तो मुझे राजकुमारी से मिलना होगा। अगले दिन अर्जुन राज दरबार जा पहुंचा। दरबार में राजा सूर्य सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके बगल में मंत्री वीर सिंह बैठे थे। महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। मैं एक चित्रकार हूँ। मैं राजकुमारी कर्णावती के सपनों के महल का चित्र बना सकता हूँ। अरे न जाने और कितने चित्रकार आए और असफल होकर चले गए। अगर तुम भी असफल हुए तो याद रखना, तुम्हें इसी दरबार में मौत के घाट उतार दूंगा। सोच लो एक बार। राजा सूर्य सिंह की बात सुनकर अर्जुन चौंक गया। कुछ क्षण बाद वो कुछ सोचते हुए बोला, मुझे ये शर्त मंजूर है महाराज। हाँ, ठीक है, लेकिन चित्र यहीं दरबार में बनाना होगा। कुछ देर बाद राजकुमारी कर्णावती दरबार में आ पहुंची। अर्जुन की नजरें राजकुमारी पर टिक गईं। वो उसे गौर से देखने लगा, मानो उसकी कल्पना साकार हो गई हो, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। राजकुमारी, कृपया आप बताइए, आपके सपनों का महल कैसा दिखता है? बताइए। वो महल सोने का बना है।
उसकी दीवारों पर जड़े रत्न चांदनी में झिलमिलाते हैं। उसके गुंबदों पर चांदी की नक्काशी है और महल के बीचों बीच एक विशाल फव्वारा है जिससे इंद्रधनुषी रोशनी निकलती है। अर्जुन ने ध्यान से सुना और चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां मानो किसी जादू से चित्र उकेर रही थीं। कुछ देर बाद उसने चित्र पूरा कर दिया। ये वही महल है। राजकुमारी ने खुशी से चित्र को देखा और अपने पिता की ओर मुड़कर कहा, पिताजी, इस चित्रकार ने बिल्कुल सही चित्र बनाया है। यही महल मेरे सपनों में आता है। वाह 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 वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ये कर दिखाया। तभी वहां बैठा एक बेहद बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलकर चित्र के पास आ पहुंचा। उसने बहुत गौर से चित्र को देखा। अचानक उसकी आंखों में डर झलकने लगा। वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजगुरु का पिता था, जो इत्तेफाक से उस समय राज दरबार में उपस्थित था। अब देखिए क्या हुआ। आप इस चित्र को देखकर इतने भयभीत क्यों हो गए? क्या बात है? महाराज, ये महल, ये तो... वो कांपते हुए चुप हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सूर्य सिंह और सभी दरबारी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। अरे राजगुरु जी, आप इस चित्र को देखकर इतने विचलित क्यों हो गए? क्या इसमें कुछ अनहोनी छिपी है क्या? राजन, क्या आपने भैरवी जंगल का नाम सुना है? भैरवी जंगल का नाम सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अब हाँ, सुना है। वो जंगल तो अत्यंत भयावह माना जाता है। कहते हैं कि जो भी उस जंगल में गया कभी लौटकर वापस नहीं आया। भैरवी जंगल का नाम सुनकर ही लोग कांप जाते हैं और वहां जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। वहां जाने वाले जीवित रहते भी हैं या नहीं, इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। हाँ, सही कह रहे हैं राजन। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने स्वयं उस जंगल के रहस्य को करीब से देखा है। क्या? बरसों पहले जब मैं युवा था, मुझे भैरवी जंगल के रहस्य जानने की तीव्र इच्छा हुई। माता पिता के मना करने के बावजूद मैंने अपना घोड़ा लिया और जंगल की सीमा में प्रवेश कर गया। कई दिन तक घोड़ा जंगल में दौड़ता रहा। गहराई में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं रास्ता भटक चुका हूं। वहां के सभी रास्ते एक जैसे लगते थे। भूख और प्यास से बेहाल होकर मैं एक स्थान पर गिर पड़ा और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने सामने एक अद्भुत महल को देखा। हा, सोने का बना हुआ महल, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि इस चित्र में है। तो आपके कहने का मतलब क्या है? मेरी पुत्री जो सपने में इस महल को देखती है, वो महल इस धरती पर ही है? हाँ राजन, लेकिन वो महल हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। क्या? भैरवी जंगल के किसी कोने में अदृश्य द्वार है जहां दो दुनियाएं मिलती हैं। मैंने उस महल को अपनी आंखों से देखा था, परंतु वो हमारी पृथ्वी का हिस्सा नहीं था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। जब मैंने उस महल को देखा तो मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक मेरे कानों में एक साधु की आवाज गूंजी। मैंने पलटकर देखा तो वहां एक साधु महाराज खड़े थे। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि सोने के महल का रहस्य क्या है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने जो देखा वो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। वहां जाने की भूल मत करना। वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। या तो वो मारे जाते हैं या फिर उस महल में गुलाम बनकर जीवन बिताते हैं। साधु महाराज की बात सुनते ही मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने स्वयं को राज्य की सीमा पर पाया। फिर मैंने कभी भी भैरवी जंगल का रुख नहीं किया। हाँ महाराज, मुझे लगता है कि राजकुमारी कर्णावती के सपने में आने वाले महल का रहस्य
अब खुल चुका है। नहीं मंत्री जी, अभी पूरी तरह से रहस्य उजागर नहीं हुआ है। मैं स्वयं उस महल को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तुमने सुना नहीं राजकुमारी, राजगुरु के पिता ने क्या कहा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पिताश्री, चाहे मैं वापस लौटूं या नहीं, परंतु मैं उस महल को देखने अवश्य जाऊंगी। मुझे जानना होगा कि ये महल मेरे ही सपनों में क्यों आता है, जबकि मैंने इसके बारे में कभी सुना तक नहीं। अरे बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे साथ सैनिक भी जाएंगे। राजा सूर्य सिंह अपने सेनापति से बोला, सेनापति, राजकुमारी कर्ण भैरवी जंगल में अपने सपनों के महल का रहस्य जानने के लिए जाना चाहती हैं। सैनिकों को तैयार करो और सबसे अच्छे वाली टोली तैयार करना। क्षमा करें महाराज, परंतु कोई भी सैनिक भैरवी जंगल में प्रवेश नहीं करेगा, यहां तक कि मैं भी नहीं। भले ही आप मुझे सेनापति के पद से हटा दीजिए, यह स्वीकार्य है, लेकिन भैरवी जंगल में जाना बिल्कुल नहीं। ओहो, अगर तुम और सैनिक मेरा साथ नहीं देंगे तो क्या तुम सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? मैं स्वयं अपनी पुत्री को लेकर उस महल का रहस्य जानने अवश्य जाऊंगा। अर्जुन, जो काफी देर से चुप था, आगे बढ़ते हुए बोला, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं राजकुमारी के साथ भैरवी जंगल जाने के लिए तैयार हूं। मैं वचन देता हूं कि राजकुमारी को कुछ नहीं होने दूंगा और उन्हें सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। तुम ये बताओ कि राजकुमारी की सहायता क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? बस समझ लीजिए महाराज, मुझे भी अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए और वो जवाब मुझे भैरवी जंगल में ही मिल सकते हैं। तुम्हारी वीरता की बातें सुनकर हम प्रसन्न हुए अर्जुन। ठीक है, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, जाओ। अर्जुन राजकुमारी कर्णिका को लेकर राजा सूर्य सिंह का आशीर्वाद लेते हुए महल से बाहर निकल गया। दोनों के चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था। जैसे ही वो महल के द्वार से बाहर निकले, महल के सैनिकों ने सिर झुकाकर उन्हें विदा किया। अर्जुन धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गया। भैरवी जंगल की सीमा पर घने काले पेड़ खड़े थे। ठंडी हवा के झोंके में अजीब सी सिसकियों की आवाज थी। जैसे ही अर्जुन और राजकुमारी कर्णिका जंगल के अंदर दाखिल हुए, वातावरण भयावह होता गया। जंगली जानवरों की दूर दूर से आती आवाजें डर का एहसास करा रही थीं। झाड़ियों में कुछ सरसराया। राजकुमारी सहम गई। अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार संभाल ली। अर्जुन, ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। क्या हम सही रास्ते पर हैं? हाँ, हिम्मत मत हारो राजकुमारी, हम यहां तक आए हैं तो आगे भी बढ़ेंगे, चलो। अचानक दूर घाटी नजर आई। घाटी इतनी गहरी थी कि नीचे देखना भी मुश्किल था। वहां से आगे बढ़ने का कोई आसान रास्ता नहीं था। राजकुमारी सहम गई। ये घाटी बहुत खतरनाक है, इसे पार करना नामुमकिन लगता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है राजकुमारी। राजकुमारी थोड़ी शांत हो गई, लेकिन अचानक उसके मन में सवाल उठा। वो अर्जुन की ओर देखकर बोली, अर्जुन, तुम मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहे हो? हाँ देखो राजकुमारी, अब जो मैं कहने वाला हूं उसे सुनकर तुम चौंक जाओगी। दरअसल मैं तुम्हें सपनों में देखा करता था और मैंने तुम्हारा चित्र बनाया, और जब मैंने मित्र को तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो उसने बताया कि तुम राजकुमारी कर्णिका हो। तो मैं तुमसे मिलने को उत्सुक हो बैठा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं समझ ही नहीं पाया कि यह सपना है या हकीकत। और जब तुमने मुझे अपने रहस्यमयी महल के बारे में बताया, फिर तो मैं चौंक गया, क्योंकि वही महल कुछ दिनों से मुझे भी सपनों में दिख रहा था। सपनों में मेरी तरह दिखने वाली एक परछाई कहती थी, समय नजदीक है, नियति तुम्हें तुम्हारे महल तक पहुंचाएगी। ये सुनकर राजकुमारी कर्णिका चौंक गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक एक विशाल काय चील आकाश में मंडराने लगी। उसके पंखों की छाया घाटी पर पड़ रही थी। अर्जुन ने तुरंत राजकुमारी का हाथ पकड़ा
और दोनों एक घने वृक्ष के पीछे छिप गए। हाँ, लगता है इस घाटी को पार करने का एक ही तरीका है। इस चील के पैरों को पकड़कर जाना होगा। क्या कहती हैं राजकुमारी? क्या ये बहुत जोखिम भरा है? अरे डरो मत, डरो मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना। चलिए। अर्जुन और राजकुमारी ने तेजी से चील के पैरों को पकड़ लिया। चील तेजी से उड़ने लगी। दोनों घाटी के उस पार जाने लगे, लेकिन तभी राजकुमारी का हाथ छूट गया और वो चीखते हुए नीचे गिरने लगी। अर्जुन ने उसे गिरते देखा तो उसने भी अपने हाथ छोड़ दिए और नीचे कूद पड़ा। दोनों बेहोश हो गए। जब होश आया तो उनके सामने एक विशाल शेर खड़ा था जो घूरकर देख रहा था। अर्जुन, ये शेर इंसानों को ऐसे क्यों देख रहा है? तभी शेर इंसानी आवाज में बोला, मुझे भूख लगी है, मैं तुम दोनों में से किसी एक को खाऊंगा। अर्जुन और राजकुमारी दंग रह गए। अगर किसी को खाना ही है तो मुझे खाओ, लेकिन राजकुमारी को छोड़ दो। मैंने उन्हें सुरक्षित उनके पिता तक पहुंचाने का वचन दिया है। अगले ही पल शेर रंग बिरंगी किरणों से एक साधु में परिवर्तित हो गया। ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अर्जुन और राजकुमारी की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उन्हें अतीत की स्मृतियां दिखने लगीं। सोने का महल, अंदर एक विशाल दरबार में अर्जुन सिंहासन पर बैठा था। उसके बगल में उसकी पत्नी ज्योति बैठी थी, जो राजकुमारी कर्णिका जैसी ही दिख रही थी। महल सोने से जड़ा हुआ था, हर तरफ भव्यता फैली हुई थी। तभी एक सैनिक अंदर आ पहुंचा। महाराज, हमारे सोने के महल के पास एक अजनबी इंसान देखा गया है। वो एक साधु हैं। इंसान और साधु? हाँ, मुझे इंसानों से सख्त नफरत है। उसे अभी मेरे सामने पेश किया जाए। ले आओ। सैनिक शीघ्रता से बाहर गया और कुछ क्षणों बाद एक वृद्ध साधु को खींचते हुए अंदर लाया। साधु शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। अर्जुन ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ इंसानों का आना सख्त मना है? ये सच है कि हमारी दुनिया का द्वार और तुम्हारी दुनिया का द्वार केवल भैरवी जंगल के एक कोने पर अदृश्य मार्ग से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम बिना सोचे समझे हमारी दुनिया में चले आओ। इस रहस्य को कुछ साधु और संत ही जानते हैं, मगर वो भी यहां आने की हिम्मत नहीं करते। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन सैनिकों की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दो। ले जाओ इसे। सैनिकों ने साधु को बाहर फेंक दिया। अर्जुन और ज्योति भी महल के बाहर आ गए। अर्जुन की प्रजा महल के सामने खड़ी थी। अब इस साधु पर हंसो और इसका मजाक उड़ाओ। प्रजा जोर जोर से हंसने लगी। साधु अपमान से क्रोधित हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, मैं यहाँ गलती से आ गया था, लेकिन तूने मेरा अपमान करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। तूने मुझे साधारण इंसान समझा, साधारण साधु समझा। अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साधु आसमान की ओर देखते हुए कुछ बुदबुदाने लगा। तभी ज्योति का शरीर लड़खड़ाया और वो जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन घबराकर झुका, लेकिन ज्योति की सांसें बंद हो चुकी थीं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तेरे महल के अलावा तेरी सारी प्रजा, तेरा राज्य सब गायब हो जाएगा। अगले ही पल तेज हवा चली। अर्जुन की प्रजा, उसके सैनिक, महल के चारों ओर का राज्य सब अदृश्य हो गए। अब वहां केवल अर्जुन, उसकी मरी हुई पत्नी और सुनसान सोने का महल खड़ा था। अर्जुन रोते हुए बोला, मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। मेरी पत्नी मर गई, मेरी प्रजा गायब हो गई।
और मेरा महल अकेला और सुनसान हो गया। मेरी दुनिया उजड़ गई महाराज, मेरी दुनिया उजड़ गई। साधु ने अर्जुन को कुछ पल देखा, फिर लंबी सांस ली। उसका क्रोध कुछ कम हुआ और उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हें इंसानों से नफरत थी, इसीलिए अब तुम्हें वर्षों तक आम इंसान बनकर ही जीना होगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारी पत्नी इंसानी दुनिया में ही जन्म लेगी और जब वो जवान होगी तो उसे इस महल के सपने आने लगेंगे, उसे अपना ही रूप दिखने लगेगा। इस दौरान तुम्हें भी अपनी पत्नी के सपने आने लगेंगे, मगर तुम अपनी याददाश्त खो चुके होगे। लेकिन जब तुम दोनों का आमना सामना होगा, नियति तुम्हें तुम्हारे महल तक खींच कर लाएगी और उसके बाद मेरा ये श्राप समाप्त होगा। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। साधु एक धुंध में बदलकर गायब हो गया। अर्जुन अकेला सुनसान सोने के महल के द्वार पर बैठा रहा। अर्जुन और कर्णिका की आंखों में आंसू थे। साधु महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ, तुमने वर्षों तक एक दूसरे से अलग रहकर अपने अपने पापों का प्रायश्चित किया। अब तुम्हारा श्राप समाप्त होता है। तुम्हें तुम्हारी जादुई शक्तियां भी वापस मिल गई हैं। अब तुम कहीं भी जादुई शक्तियों के सहारे जा सकते हो। अचानक रंग बिरंगी रोशनी फैली और सोने का महल, खुशहाल राज्य और सारी प्रजा प्रकट हो गई। अर्जुन और राजकुमारी कर्णिका ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनके चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष का भाव था। अर्जुन और राजकुमारी कर्णिका महल में प्रकट हुए। राजा सूर्य सिंह और रानी चंद्रिका उन्हें देखकर आश्चर्य से भर गए। कर्णिका ने अपने पिता राजा सूर्य सिंह को सारी घटना बताई। राजा सूर्य सिंह भावुक हो उठे। ओ, तो ये तुम्हारी नियति थी। तुम दोनों पुनर्जन्म लेकर अपनी दुनिया में वापस आए हो। हाँ पिताजी, लेकिन मैं आपसे मिलने इंसानी दुनिया में आती रहूंगी। अर्जुन और राजकुमारी कर्णिका एक दूसरे का हाथ थामते हुए अपने सोने के महल में लौट गए, जहाँ वर्षों से वीराना पड़ा था। उनका राज्य अब पुनः जीवित हो चुका था।